नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट राकेश कुमार आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता क्या होता है और वह किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता है या आपको कहीं धोखा तो नहीं देगा। इन सब की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे परिवार के साथ। धन्यवाद। इस प्रकार हमने देखा कि जो विधि व्यवसायी है उसके संबंध में अब हम बात करेंगे कृषि के बारे में। तो कुंज के बारे में। कुंज क्या है? कुंज से आशय किसी क्षेत्र में वृक्षों को कुंज कहा जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वे वृक्ष इतनी संख्या में लगाए गए हों कि वह क्षेत्र जिस स्थान पर वह लगाए गए हैं उसके अधिकांश भाग पर उन वृक्षों के बढ़ जाने से किसी अन्य प्रयोजन के लिए अर्थात किसी दूसरे कृषि कार्य के लिए जगह न बचे, वह कुंज के रूप में माना जाएगा। लेकिन अगर सड़क के दोनों किनारे वृक्ष लगाए गए हैं तो वह कुंज नहीं माने जाएगा। के शब्द लगाए गए से आशय है कि वह वृक्ष मानव के द्वारा लगाए गए होने चाहिए, अर्थात वह स्वयं से उगे नहीं होने चाहिए, तभी वह कुंज के रूप में माने जाएंगे। वृक्ष मानव द्वारा ही लगाए होने चाहिए। आम्र कुंज के बारे में। तो आम्र कुंज से आशय आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हों कि उनसे उस भूमि का जिस पर वे खड़े हों या उसके किसी बड़े प्रभाग पर जहां पर आम के वृक्ष लगाए गए हैं या जो जिस स्थान पर आम के वृक्ष इतनी मात्रा में खड़े हुए हैं कि किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न हो उपयोग में लाया जाना रुक जाता है, यानी कि कृषि कार्य करना रुक जाता है या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, या उन आम के वृक्षों को पूरी तरह से बढ़ जाने पर यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का या उस पर खड़े बड़े प्रभाग का मुख्यतः उक्त प्रयोजन के उपयोग में लाया जाना रुक जाता है। तो जिस स्थान पर आम के वृक्ष खड़े हुए हैं उसे हम आम्र कुंज कहेंगे। आम्र कुंज को संहिता में वृक्षारोपण फलोद्यान के अंतर्गत भी परिभाषित किया गया है, जो कि 165 क्लॉज 4 क्लॉज का के सब क्लॉज 2 के परंतु में संशोधन के पश्चात अब संहिता के प्रयोजन के लिए फलोद्यान तथा आम्र कुंज में कोई व्यवहारिक विभेद इस प्रकार जिस स्थान पर अधिक मात्रा में आम के वृक्ष लगाए गए हों जो मानव द्वारा लगाए गए हों उस स्थान को संहिता में आम्र कुंज के रूप में माना गया है। बात करते हैं बाजार मूल्य की। तो बाजार मूल्य से अभिप्रेत भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन बनाए गए मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम 2000 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किया मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य है। जो बाजार मूल्य है उससे स्पष्ट है कि जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 है उसके तहत माना जाएगा या फिर
अधिनियम बनाया गया सन 2000 में, उसे कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और जो स्टाम्प ड्यूटी उस स्थान की बनेगी उसे हम बाजार मूल्य के रूप में मानेंगे। अब बात आती है फलोद्यान की। तो फलोद्यान से अभिप्रेत फल के वृक्षों से है, इतनी संख्या में लगाए गए होने चाहिए कि उससे उस भूमि का, जिस भूमि पर वे खड़े हैं या जिस भूमि पर वह लगाए गए हैं, किसी बड़े भूमि के बड़े प्रभाग का मुख्यतः ऐसे प्रयोजन के अलावा वृक्षारोपण से भिन्न कोई कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे कि कृषि कार्य नहीं किया जा सकता या अन्य कोई कार्य करने के लिए वह भूमि उपयोग में नहीं लाई जाती है, उस स्थान को हम फलोद्यान के रूप में मानेंगे। अब बात करेंगे भूखंड संख्यांक के बारे में। तो भूखंड संख्यांक है क्या? भूखंड संख्यांक से अभिप्रेत इस संहिता के अधीन भूखंड संख्यांक अर्थात खसरा, जो सर्वे संख्यांक है, खसरा नंबर है, उसके रूप में हम परिचित किए गए भूमि के किसी प्रभाग को समनुदेशित संख्यांक माना गया है। जो किसी भूमि है उसको एक निश्चित संख्या में स्थान निर्धारित किया गया है कि उक्त भूमि को क्रमांक दे दिए गए हैं, उसी क्रमांक के अनुसार वह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में पहचानी जा सकती है। इस प्रकार भूखंड संख्यांक तथा सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में मानेंगे। नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के इकाई खंडों की क्रम संख्या का नाम भूखंड संख्यांक है तथा नगरीय क्षेत्र में इकाई की क्रम संख्या का नाम सर्वेक्षण संख्यांक है। यह दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि नगरीय क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र है, उसमें जो इकाई संख्यांक मानेंगे और जो नगरीय क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी सर्वेक्षण संख्यांक को हम भू संख्यांक ही मानेंगे। जो सर्वेक्षण संख्यांक की ही प्रविष्टि में भू अभिलेख में खसरा क्रमांक के नाम से जानी जाती है। मैंने पहले बताया कि जो भूमि का खसरा नंबर है, जो भूमि है उसको एक स्थायी क्रमांक दिया गया है और उस क्रमांक को राजस्व अभिलेख में, भू अभिलेख में खसरा नंबर के नाम से जानते हैं। जो खसरा होते हैं वह स्पष्ट यह प्रदर्शित करते हैं कि इस भूमि को इतने नंबर यानी कि क्रमांक दिए रहते 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पहचानते हैं, जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें अभिलिखित किए जाते हैं। और उसी खसरा नंबर के अनुसार जो बाजार मूल्य है वह अभी निर्धारित किया जाता है। अगर रोड के पास की भूमि है तो उस पर बाजार मूल्य स्टाम्प ड्यूटी अलग मानी जाएगी और रोड से जो अंदर भूमि है उसकी स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य कीमत अलग मानी जाएगी। कृषि जो क्षेत्र के खसरा है उसकी बाजार मूल्य की जो ड्यूटी है वह अलग मानी जाएगी और जो प्लाटिंग एरिया है, आबादी एरिया है, उसमें बाजार मूल्य ड्यूटी अलग मानी जाती है। इस प्रकार व्यंजित भूखंडों के बंदोबस्त की प्रक्रिया अलग अलग है जो 7वें और 8वें अध्याय में दी गई है। तो स्पष्ट है सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड की परिभाषा खंड व में दी गई है। भूखंड संख्यांक के उपखंड की परिभाषा संहिता में नहीं दी गई है, तथापि धारा 94 में ऐसे उपखंड बनाना अनुज्ञा। स्पष्ट है कि जो भूखंड संख्यांक है उसकी परिभाषा संहिता में नहीं दी गई है और सर्वेक्षण संख्यांक यानी कि खसरा नंबरों की परिभाषा संहिता में दी गई है और सर्वेक्षण संख्यांकों को ही खसरा में सम्मिलित किया गया है। भूखंड संख्यांकों को खसरा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब बात करेंगे मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता हैं वे इस संहिता के अधीन कार्यवाही के पक्षकार के संदर्भ में अभिप्रेत करते हैं। वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्यवाही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।